हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपको 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुकी हूँ विद सॉल्यूशन, और साथ में 11th क्लास की 1 से लेके 3rd तक के चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, शिक्षा विद आशा में। आज स्टार्ट करेंगे 4 चैप्टर, महासागर और महाद्वीप के विवरण। क्या होते हैं महासागर और महाद्वीप का विवरण? मतलब महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, महाद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसे किससे मापते हैं, कब स्टार्टिंग हुई, सब कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा, भूमि के बारे में पढ़ा, पृथ्वी किस प्रकार उत्पन्न हुई इसके बारे में पढ़ा। क्या आपने संसार के मानचित्र से भी परिचय है? संसार के मानचित्र को भी जानते हैं? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 29% भाग महाद्वीप और बाकी महासागर तक फैले हुए हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत भाग हमारे महाद्वीप और महासागर हैं? तो 29% भाग महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसे आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही। इसके अतिरिक्त ये भी तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। जैसे पहले थे महाद्वीप महासागर और अब तक वो नहीं है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो प्रश्न ये है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, कि पहले के ज़माने में इसकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, यदि ये सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है तो और भी हो रहा है, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिकों ने यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीप और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न के अध्ययन के विषय में हम जानेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अटलांटिक महासागर तटीय रेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटीय रेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इन समानता के कारण ही वैज्ञानिक ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना बताई है, कि जो यूरोप और अफ्रीका है वो एक साथ कहीं कनेक्ट है। विज्ञान ने इतिहास के अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच मानव चित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टिलियस ने सर्वप्रथम इस भावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने ये भी बताया है कि एक मानचित्र बनाता है जिसमें तीनों महाद्वीपों का इकट्ठा दिखाया गया है। जर्मन मॉस्विद अल्फ्रेड गैनन ने महाद्वीपों विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। ये सिद्धांत महाद्वीप और महासागर के विवरण से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत कल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप व अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरे हुए थे। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या दिया था? वैज्ञानिक नाम पेंजिया नाम दिया था। तो पेंजिया का अर्थ होता क्या है? आइए पढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी, उसको पेंजिया कहा जाता है। विशाल महासागर का पैंथालासा कहा गया। जो बहुत बड़े महासागर थे उसको नाम पैंथालासा दिया गया, जिसका अर्थ है कि जल की ही जल, के चारों तरफ उनका जल ही जल पाया जाता है। वैगनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले ही इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। ठीक है, और पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडे लार्शिया और गोंडवाना लैंड उत्तर व दक्षिण भूभाग के व्यक्त हो गए। इसके बाद लार्शिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बढ़ते चले गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपों का सामान्य किस प्रकार है? दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की आमने सामने की तटरेखा अद्भुत व त्रुटि रहित देखने को मिलती है। आश्चर्यचकित यह भी ध्यान देने के योग्य है कि 1964 में ईस्वी में बोल्ड ने एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता अटलांटिक के तट पर जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह सामान्य बिल्कुल सिद्ध हुआ। सामान्य बिठाने की यह कोशिश आज के तटीय रेखा की अपेक्षा 1000 कदम की गहराई की तटीय रेखा से की गई।
और महासागरों के पार चट्टानों की आयु समानता देखने को मिली। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण किया गया, जिसमें विधि से महासागरों और महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय सरलता से माना जा सकता था, और जो 200 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटीय रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जूरासिक काल के हैं। ठीक है, किस काल के हैं? जूरासिक काल के। इसमें से यह पता चलता है कि किस समय भारत महासागर की उपस्थिति से वहां पर उपस्थित नहीं था। टी लाइट क्या है? जब पढ़ेंगे टी लाइट। टी लाइट वे अवसादी चट्टान होती है जो हिमालयी निक्षेपण से निर्मित होती है। कहाँ से होते हैं? हिमानी से। भारत में पाई जाने वाली गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल मंडलों से यह मिलती है। गोंडवाना लैंड के आधार पर तल घने टी-लाइट जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमछादन की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में आकर यह मिल जाते हैं। गोंडवाना लैंड के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता देखने को मिलती है। हिमानी से जो निर्मित टी-लाइट चट्टान होती है वो जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन को स्पष्ट रूप से प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्लेजर निक्षेप क्या है? जिसे प्लेजर डिपॉजिट्स कहते हैं। घाना तट पर सोने के बड़ निक्षेपण की उपस्थिति व उद्गम, वहाँ पर होना और उसकी स्टार्टिंग होना, चट्टानों की अनुपस्थिति एवं आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएं, वहाँ पे सोना युक्त शिराएं होती है जो कि ब्राज़ील में पाई जाती है। ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाली सोने की निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय से निकलेंगे जब ये दोनों महाद्वीप के एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, विशाल का विवरण, जीवाश्म का विवरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, ये समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं की समान प्रजाति होती है और इनके वितरण की संख्या में समस्या उत्पन्न होती है। प्रेक्षण की लेमूर, भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इन तीनों स्थलमंडल को जोड़कर एक सत्य स्थलमंडल लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। मेसोसोरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कैप प्रांत, ब्राज़ील, इरावर शैल समूह में देखने को मिलती हैं, जो दोनों स्थान आज तक एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। ठीक है, प्रवाह संबंधित बल क्या है? फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के 2 कारण होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं 11वीं क्लास में कि वैगनर के अनुसार महाद्वीप के मुख्य 2 कारण विस्थापन के क्या कारण है? पहला कारण है पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग जल और दूसरा है ज्वारीय बल। इसके कारण ये महाद्वीप विस्थापन होता है। ध्रुवीय फील्डिंग बल पृथ्वी के घूमने से होता है। पृथ्वी के घूमने से आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बिल्कुल गोल पृथ्वी हमारी नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वरना यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई नजर आती है। ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दूसरा बल जो वैगनर के महोदय के सुझाव व ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से समृद्ध होता है, जिससे महासागरी में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान यह बल प्रभावशाली होगा, विस्थापन के लिए समक्ष होगा। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों पर महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेटल के भाग में संवहन धारा के प्रभाव की व्याख्या की है, व्यक्त किया, उसके बारे में बताया है। ये धारा रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न होती है। ताप
विभिन्नता से मेटल भाग में उत्पन्न होती है। हमने कल पढ़ा था क्रोड पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रोड था, मेटल था, तो ये उसमें उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है, पूरे में ये पाई जाती है। यह प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, जिसके आधार पर यह समकालीन वैज्ञानिक ने महाद्वीप विस्थापना सिद्धांत को नकार दिया है। महासागरीय अस्थल का मानचित्र महासागरों की बनावट और उसके वितरण का शोधन स्पष्ट करता है कि महासागरीय का अधस्थल एक व्यस्त मैदान है, वरना उनमें भी स्वच्छता पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड महासागरीय अस्तित्व के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चवाच संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और ये दिखाया गया कि अर्धसतली में जलमार्ग, पर्वतीय कटके और गहरी खाइयां हैं। प्राय महाद्वीपीय किनारे पर यह स्थित है। मध्य महासागरीय तटीय ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय यहाँ पे पाई गई है। महासागरीय प्रवृत्ति की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट किया है कि महासागरों के तल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने चट्टानों की अपेक्षा नई पाई गई है और महासागरीय कटक के दोनों तरफ इस चट्टान को जो कटक बराबरी दूरी पर स्थित है, उन पर आयु और उनकी रचना भी आश्चर्यजनक समान देखने को मिलती है, उनमें समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार महासागरीय ओशन फ्लोर अतस्थल किस प्रकार होता है, ये आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, उच्चवाचर पर्वत होता है, औसत ऊंचाई, महाद्वीपीय शेल्फ सब दिखाया गया है। महासागरीय अतस्थल की बनावट किस प्रकार होती है, इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य का अध्ययन करेंगे जो महासागरीय व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति हम अध्याय 13 में मतलब चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णित की गई है। गहराई व उच्चवाचक के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा भाग है गहरे समुद्र बेसन और तीसरा भाग है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, महाद्वीपीय सीमा कॉन्टिनेंटल वार्निंग, ये महाद्वीप किनारे और गहरी समुद्र बेसन के बीच का भाग होता है। इसमें महाद्वीपीय मन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल होती हैं। महासागरीय व महाद्वीप का विवरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र महत्वपूर्ण रोचक होते हैं। वितलीय मैदान क्या है, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपों तटों व मध्य सागरीय कटक के बीच में पाए गए हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ पर महाद्वीपों से भागकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपण होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला होती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संवत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। इन कटों के मध्यवर्ती शिखर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक और पठार इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल की विशेषता होते हैं। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसी ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का विवरण, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी विवरण का दिया गया मानचित्र आ और बा में अध्ययन करते हैं। क्या आपने अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा की लगातार समांतर एक बिंदु रेखा देखी है, ये आगे देखिए और महासागरीय तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीपों के थोड़ा दक्षिण में ये 2 भागों में बढ़ जाती है, इसकी एक शाखा होती है। ठीक है, शाखा होने के बाद यह पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ही रेखा में मिल जाती। क्या आप ये बता पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप एक जैसी देखने को मिलती है। भूकंपीय सकेंद्रीय का दूसरा क्षेत्र छायांकित होता है, शेड वाला होता है, इसके मध्य से दिखाई दिया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी की ओर प्रशांत महासागर किनारे में समरूप होती है। मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र में कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टीवत प्रशांत महासागर किनारों पर यह केंद्र अधिक गहराई पर होते हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसका एक उदाहरण है। प्रशांत महासागर किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ
रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? जो प्रशांत महासागर है उसके किनारों पर यहाँ पे वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है, उसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। सागरीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रभाव उपरांत अध्ययन ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध यह नहीं है। चट्टानों ने पूरे चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र के विषय में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए हैं। यह देखा गया है कि महासागरीय कट्टों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य किए गए हैं। ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कट्टे के माध्यम से दोनों तरफ सामान्य दूरी पाए जाने चट्टानों का निर्माण का समय संरचना संगठन चुंबकीय गुण में समानता देखने को मिलती है और महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवीकरण पाई जाती है तथा ये चट्टान नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु बहुत अधिक होती है। महासागरीय पट्टी की चट्टान और महाद्वीपीय पट्टी प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के चट्टान की अपेक्षा अधिक की गई है और महासागरीय पट्टी की चट्टान कहीं भी 20 करोड़ वर्ष की अधिक पुरानी नहीं है। गहराई खाइयों में भूकंप के उद्गार अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम फोर्सेस कम गहराई पर देखने को मिलते हैं विद्यमान होती है। इस तथ्य ने महासागर के कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों चुंबकीय गुणों में विश्लेषण आधार पर हेस ने सन 1962 में एक परिकलन की प्रस्तुत की है जिसे सागरीय आद्यस्थल विस्तार, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस ने कंफर्म किया है कि उसके अनुसार महासागरीय कटकों पर शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रॉपर्टी विभेदन हुआ है, मतलब दरार आई है और साथ में नए लावा इस दरार को भरकर महासागरीय पर्वतों की दोनों तरफ से धकेल रहे हैं। इस प्रकार महासागरीय अधवस्त का विस्तार हो रहा है और महासागरीय प्रॉपर्टी को अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ एक ही महासागरीय में विस्तार से दूसरे महासागर ना सुगड़ने पर हेस ने महासागरीय प्रॉपर्टी के अपेक्षण की बात कही है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी ने नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गति में इसका विनाश भी होता है। एक तरफ से अगर लावा आता है दूसरी तरफ इसका विनाश भी दिखने को मिला है। सागरीय तल पर विस्तार को मूलभूत संकलनों को दिखाया गया है। प्लेट विवर्तनीय, ठीक है, सागरीय तल पर विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपीय महासागर का वितरण अध्ययन में फिर से रुचि पैदा करता है। 1967 में मैकेजी, पार्कर की और मॉर्गन ने स्वतंत्रता रूप से उपलब्ध विचारों में समन्वयता और अवधारणा प्रस्तुत की है जिसे प्लेट विवर्तनी कहा गया है। ये वृत्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टानों विशाल व अनियमित आकार का खंड होता है जो महाद्वीपीय महासागर के स्थलमंडल से मिलकर बना होता है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयमान स्थलमंडल में प्रॉपर्टी ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया गया है जिसकी मोटाई, इसकी मोटाई कितनी होती है, 5 से लेकर 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों से 200 किलोमीटर तक होती है। प्लेटें महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें भी कहते हैं जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेटों का अधिकतर भाग महासागरीय और महाद्वीपों से बना होता है। प्रशांत प्लेटें और मुख्य महासागरीय प्लेटें, जबकि यूरेशियन प्लेटों को महाद्वीपीय प्लेटें भी कहा जाता है। प्लेटें विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्रकार का प्लेटों के कुछ प्लेटों में विभक्तित होता है। नवीन विलित प्लेटें श्रेणी खाई भ्रंश में इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित किया गया है। प्लेटें कुछ इस प्रकार की होती है। पहले होती है आर्कटिक प्लेट जिसमें आर्कटिक प्लेट उसके चारों ओर से घिरती है जो महासागरीय प्लेट भी शामिल होती है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका प्लेट जिसमें जीवाश्म अटलांटिक तथा सम्मिलित होती है। दक्षिण अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका प्लेट जिसमें पश्चिम अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप पृथक होती हैं, अलग होते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट जैसे पूर्वी अटलांटिक तल शामिल होते हैं। यूरेशियन प्लेट जिसमें पूर्व अटलांटिक महासागर सम्मिलित होते हैं और कुछ छोटी प्लेटें होती है। कोकोस प्लेट ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। इसके बाद है नज़्का प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच में देखने को मिलती है।
एरबियन प्लेट, जिसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित होता है। फिलियम प्लेट, यह एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर के प्लेटों के बीच में होती है। कैरोलियन प्लेट, यह न्यू गिनी के रूप में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित होती है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में स्थित होती है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास के काल में लगातार विचरण है। वैगनार की संकल्पना के अनुसार इसके अनुसार ये केवल महाद्वीप पर ही गतिमान करती नहीं है, बल्कि ये सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा होता है जो प्लेट चलयामान होता है, मूवमेंट वाला होता है। ये निर्वादित तथ्य की भूवैज्ञानिक स्थिति में इतिहास में से प्लेटें गतिमान रही और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीप भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनार के अनुसार प्रारंभ में महाद्वीपों से मिलकर यह सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान हुआ है। तो पैंजिया किससे मिलकर बना है? महाद्वीप से, और पैंथेलासा महासागर से। बाद की खोज में स्पष्ट किया गया कि जो महाद्वीपीय पिंड होता है जो प्लेट के ऊपर स्थित होता है, भूवैज्ञानिक काल में यह चलयामान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपों के खंडों के अभिसरण से बना हुआ है जो कभी एक ही किसी दूसरी प्लेटों के हिस्से थे। पुराचम के आंकड़ों के अनुसार पर वैज्ञानिक ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीप के खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्था में नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के अनुसार यह आंकी गई है और प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की ये प्लेटें सीमाएं बनाती है, जिसे हम अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं, उन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। वह स्थान जहाँ से एक प्लेट दूसरी से दूर हटती है उन्हें हम प्रसारी स्थान कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटर। यहाँ से अमेरिका प्लेटें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटों से अलग होता है। अभिसरण सीमा क्या? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब एक प्लेटें दूसरी प्लेटों की धंसती है तो यहाँ पर भूपट्टी नष्ट हो जाती है। और अभिसरण सीमा वह स्थान है जहाँ पे प्लेटें धसी हुई प्रतीत होती है, उसे प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है: महासागरीय और महाद्वीप प्लेटों के बीच में, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में, 2 महाद्वीपों के प्लेटों के बीच में देखने को मिलता है। रूपांतर सीमा, जहाँ ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, उसे रूपांतर भ्रंश। 2 प्लेटें करने वाले तल को जो सामान्य मध्य महासागरीय कटकों से लंबित स्थिति में पाई जाती, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समान सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अध्यक्ष दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी घूर्णन और पृथ्वी के अलग खंडों पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्लेटें प्रभाव दरें क्या है? सामान्य व उत्कर्षण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर प्लेटें प्रवाह की दर समझने व वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध होती है। प्रभाव की ये दरें बहुत भिन्न होती है। आर्कटिक कटक की प्रभाव दर बहुत कम देखने को मिली, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर उपहार जो चिली 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण महासागर प्रशांत महासागर में है, इसका प्रवाह दर सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष में अधिक होता है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस समय अधिकतर वैज्ञानिक का विश्वास था कि पृथ्वी का एक ठोस गति रहित पिंड होता है, एक ठोस प्रकार का पिंड पाया जाता है। बट सागरीय स्थल विस्तार और प्लेटें विवर्तनीय दोनों सिद्धांत ने ये बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल में भूभाग दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान होता है। ये स्थिर नहीं होता, एक जगह पर विद्यमान नहीं होता, बल्कि ये मूवमेंट करता रहता है। प्लेटें विचरण करती है, ये आज के अकाट्य तत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेटें के नीचे चलयामान चट्टान वृत्ताकार की होती है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंच जाती है और फैलाते हैं और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फिर एक गहराई में जाकर नष्ट हो जाती है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दोहराने के बाद इसे वैज्ञानिक ने संवहन प्रभाव
कन्वेक्शन फ्लो करते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम होते हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होना और ताप बढ़ना। ठीक है, हॉर्न्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया। ये विचार किसका था? हॉर्न्स का, आर्थर होम्स का। जिसके बाद यह हेनरी हैस ने सागरीय तल विस्तारित अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों की निश्चित दुर्बलता व उष्ण मेटल है जो प्लेट को प्रभावित करती है। भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग सम्मिलित होती हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है जो महाद्वीपीय महासागर अभिसरण के रूप में होता है। आधार दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा। ये पूर्व दिशा में म्यांमार की रोनिनीमा पर्वत से होते हुए एक चाप से दूसरे में खाई तक फैले होते हैं। इसकी पूर्व सीमा के विस्तारता तो जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में कटक के रूप में है और इनकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्तक श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मरकान के तट के साथ साथ होते हुए दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ तालाल सागर श्रेणी जो विस्तारण तल में मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी कटक से निर्धारित होती है जो एक अपसरी सीमा होती है। ये लगभग पूर्वी पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत के एक वित्तीय द्वीप ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर होते हैं। ठीक है, और एक विशाल महासागर में स्थित होते हैं। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर ऐसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ अलग हुआ तो भारत के उत्तर से दिशा की ओर खिसकना आरंभ हो गया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले ही भारतीय एशिया से टकराया और इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले ही आज तक की भारत की स्थिति 4.6 में दर्शाई गई। आलेख 4 से 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेटों की स्थिति को दर्शाता है। आज से लगभग 14 वर्ष पहले उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ये दो प्रमुख प्लेटों के थेशीय सागर अलग करता है और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलमंडल के करीब होता है। भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेटों की तरह प्रभाव के दौरान एक प्रमुख घटना घटी हुई है। लावा प्रभाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। लगभग 6 वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक लंबे समय तक ये जारी रहा और ये उपमहाद्वीप भी भूमध्य के निकट पर था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले ही इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई, हिमालय बनना स्टार्ट हुआ और इसका मानना था कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। हिमालय की ऊंचाई अभी बढ़ रही है। अब प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अभ्यास के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।